नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे शोल्डर की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिसे हम बोलते हैं रोटेटर कफ टियर। यूजुअली रोटेटर कफ होता क्या है? रोटेटर कफ दोस्तों एक कॉम्बिनेशन होती है चार मांसपेशियों की जो कि शोल्डर के सराउंडिंग रहती है एंड इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और मोबिलिटी में हेल्प करती है। रोटेटर कफ में दोस्तों चार मांसपेशियां आती हैं जिसमें पहली जो आगे की तरफ होती है इसे हम बोलते हैं सबस्कैपुलरिस। दूसरी जो ऊपर की तरफ आती है इसे हम बोलते हैं सुप्रास्पाइनेटस। दो जो पीछे की तरफ आती है इस एक पहले का नाम है इंफ्रास्पाइनेटस एंड उसके नीचे रहती है टेरेस माइनर। तो दोस्तों ये चारों मांसपेशियां शोल्डर जॉइंट यानी कि ग्लेनोइड एंड ह्यूमरस हेड के सराउंडिंग रहती है एक कफ के लाइक कफ के समान, इसीलिए इसका नाम दिया गया है रोटेटर कफ। एंड ये ह्यूमरस को यानी कि अपर एंड ऑफ द आर्म को मोबिलिटी प्रोवाइड करने में सबसे ज्यादा मदद करती है इन एसोसिएशन विद अदर मसल्स ऑल्सो। दूसरा इसका काम होता है दोस्तों इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की। शोल्डर जॉइंट इनहेरेंटली एक बहुत ही इनस्टेबल जॉइंट होती है तो इसे रोटेटर कफ स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। ये मेक श्योर करती है कि जब भी हमारा हाथ कभी ऊपर उठ रहा है तो ये ह्यूमरस हेड को सेंटर में इसे लोकेट करके रखती है ग्लेनोइड कैविटी के, ताकि शोल्डर जॉइंट अपने जगह से डिसलोकेट ना हो जाए। अब दोस्तों रोटेटर कफ टियर होती कैसे कैसे है? इसमें दोस्तों बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण तो सिंपल इंजरी की वजह से हो सकती है। कभी भी आप हाथ के बल गिरते हो, कंधे के बल गिरते हो तो सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रोटेटर कफ की वजह से ये टियर हो सकती है। दूसरा दोस्तों ये डीजेनरेटिव टियर हो सकती है। डीजेनरेटिव टियर का मतलब है कि एज होते के साथ साथ आपकी कफ थोड़ी डीजेनरेट हो रही है, यानी कि उसके कुछ टिश्यूज डेड हो रहे हैं, तो इसकी वजह से भी धीरे धीरे करके ये रोटेटर कफ टियर हो सकती है। तीसरा दोस्तों ये इम्पिंजमेंट की वजह से टियर हो सकती है। इम्पिंजमेंट का मतलब होता है कि ऊपर की तरफ जो हमारी अक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट होती है उसके नीचे आर्थराइटिस होने की वजह से कभी बोन बढ़ जाती है, तो जब भी हम कभी हाथ उठाते हैं नीचे की तरफ ये ह्यूमरस हेड इम्पिंज होती है। इसकी वजह से भी नीचे पहले इसमें थोड़ी सी टेंडेनोपैथिक चेंजेस आते हैं, लेकिन आगे चल के इसमें भी टियर होने की संभावना रहती है। अब दोस्तों इसको हम लोग ग्रेडिंग कैसे करते हैं और क्लासिफाई कैसे करते हैं? तो दोस्तों पहले तो हम इस पे ये देखते हैं कि ये अक्यूट टियर है या क्रॉनिक टियर है। अक्यूट टियर का मतलब है कि अभी कुछ दिनों से ही इसमें दर्द होना शुरू हुआ है और आपको सिम्टम्स आने शुरू हुए हैं। क्रॉनिक टियर का मतलब है कि आपको बहुत पहले से यानी कुछ महीनों से आपको इसमें से दर्द एंड स्टिफनेस चल रही थी और अभी जाके आपके सिम्टम्स थोड़े से बढ़ गए हैं। दूसरा दोस्तों हम लोग इसमें ये देखते हैं कि ये एक्चुअली में ट्रॉमेटिक है या डीजेनरेटिव है, यानी कि आपको एक सिंगल इंसिडेंट ऑफ फॉल के बाद ये आपकी दिक्कत आई है रोटेटर कफ में, या फिर ये आपकी कुछ महीनों से परेशानी चल रही थी और अभी अचानक से आपका हाथ उठना बंद हो गया, स्टिफनेस ज्यादा आनी शुरू हो गई। तो ये इस बेसिस पे डिटरमाइन होती है कि ये ट्रॉमेटिक है या डिजेनरेटिव है। तीसरा दोस्तों इसमें हम लोग ये देखते हैं कि ये कंप्लीट टियर है या पार्शियल टियर है। यूजुअली पार्शियल टियर का मतलब ये होता है दोस्तों, मान लेते हैं इसमें 100 फाइबर्स होते हैं तो ओनली फ्यू फाइबर्स ऑफ द रोटेटर कफ आर टोन एंड रेस्ट इज इंटैक्ट। एंड कंप्लीट टियर का मतलब ये होता है कि इसमें पूरी की पूरी रोटेटर कफ ही टियर होके दूर चली गई है अपने अटैचमेंट से। चौथा दोस्तों हम लोग इसमें ये भी देखते हैं कि इसमें अगर टियर है और तो किस साइड की टियर है। यूजुअली इसमें दो सरफेस होते हैं दोस्तों, एक होती है जॉइंट सरफेस वाला सरफेस एंड एक होता है ऊपर का सरफेस। ऊपर वाले सरफेस को हम लोग बोलते हैं बर्सल साइड सरफेस, बर्सल साइड टियर है या फिर आर्टिकुलर टियर है। और दोस्तों इसमें जैसे मैंने बताया बर्सल साइड टियर यानी कि कफ का ऊपरी हिस्सा का टियर। दूसरा आता है इसमें आर्टिकुलर सरफेस टियर यानी कि जॉइंट के साइड में जो टियर है, जॉइंट के साइड में जो टेंडन है वो टियर, जिसे हम बोलते हैं आर्टिकुलर सरफेस टियर। इसमें एक और एंटाइटी आती है दोस्तों इंटरस्टिशियल टियर, यानी कि ऊपर और नीचे के टेंडन दोनों इंटैक्ट हैं लेकिन बीच के फाइबर्स टियर हो गए हैं। तो इसे एल्मन क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जिसमें कि हम ये डिटरमाइन करते हैं कि ये टियर एक्चुअली में बर्सल साइड टियर है, आर्टिकुलर टियर है या फिर इंटरस्टिशियल टियर है। फिर इसके बाद दोस्तों अब इसमें आपको सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले पेशेंट को जो सिम्टम्स आते हैं वो रहती है पेन इन दी शोल्डर। पेन यूजुअली लैटरल एस्पेक्ट, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर की तरफ रहती है। ये पेन आपको थोड़ी नीचे आर्म तक रेडिएट कर सकती है।
कोई भी शोल्डर पेन इनफैक्ट दोस्तों कई बार आर्म तक रेडिएट कर सकती है। इसके साथ रात को सोने के बाद दर्द बढ़ना, ये एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकती है कि रात को जब भी आप सोते हो आपको इसमें लगता हो कि पेन की वजह से आपको कई बार उठना पड़ता है। आपको जिस साइड में रोटेटर कफ टियर है इस साइड सोने में परेशानी होना, ये भी इसकी एक फीचर हो सकती है। तो दोस्तों इस पे जब भी आपकी इस तरह की परेशानी होती है, हम इसमें कुछ क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं। हम इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं जैसे कि जोब्स टेस्ट, ओब्रायन्स टेस्ट, बेली प्रेस टेस्ट। हम बहुत सारे टेस्ट करके इसमें चेक करते हैं कि आपकी कौन सी टेंडन इन्वॉल्व लग रही है, एंड इसके बेसिस पे फिर हम इसमें एक्सरे करवाते हैं और हम एक एमआरआई कराते हैं। एमआरआई में दोस्तों काफी चीजें हमारी क्लियर हो जाती है कि ये एक्चुअली में डिजेनरेटिव टियर है या फिर ट्रॉमेटिक टियर है। दूसरा, इसमें लोकेशन ऑफ टियर क्या है, ये बर्सल साइड टियर है, आर्टिकुलर साइड टियर है या इंटरस्टिशियल टियर है, ये फुल थिकनेस टियर है या पार्शियल थिकनेस टियर है, ये कंप्लीट टियर है या फिर इनकम्प्लीट टियर है। तो दोस्तों फिर एमआरआई के बेसिस पे हम इस पे ये डिटरमाइन करते हैं कि इसमें आगे ट्रीटमेंट होनी कैसे चाहिए। तो दोस्तों अगर पार्शियल टियर है रोटेटर कफ की एंड इसमें अगर मान लेते हैं कि ज्यादा टेंडेंस इन्वॉल्व नहीं है, हम इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों कि थोड़ी रेस्ट, एनएसएड्स यानी कि एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स एंड थोड़ी एक्सटेंसिव फिजियो रिहैब से आपकी शोल्डर में दोबारा से पेन खत्म हो जाए, स्टिफनेस कम हो जाए और आपकी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी शुरू हो जाए। ये रेस्ट का फेज एंड फिजियोथेरेपी का फेज अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 महीने की ट्रायल चलती है एंड अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% लोगों में आराम भी हो जाती है। कंप्लीट थिकनेस टियर एंड फुल थिकनेस टियर में यूजली दोस्तों ऑपरेट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें हाथ उठना ही बंद हो जाता है। हाथ जब उठती ही नहीं है तो इसमें आपके टेंडन्स ज्यादा रिट्रैक्ट होते रहते हैं। टेंडन जितने रिट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी रिपेरेबिलिटी उतनी कम हो जाती है। तो दोस्तों कंप्लीट एंड फुल थिकनेस टियर में यूजली ऑपरेट की जरूरत पड़ती है एंड ये ऑपरेशन दूरबीन द्वारा की जाती है। दूरबीन से छोटे छोटे पोर्टल्स बनते हैं दोस्तों आगे साइड से एंड पीछे की तरफ, जिसमें कि एक से हमारा दूरबीन जाते हैं एंड बाकी 2 से हमारे इंस्ट्रूमेंट सेट जाते हैं। हम इसमें रोटेटर कफ जो कि रिट्रैक्ट हो गई है अपने ह्यूमरस हेड से जहां अटैच होनी चाहिए थी, हम इसे आसपास के टिश्यू से फ्री करते हैं। हम इसमें फिर बहुत अच्छे अच्छे इम्प्लांट्स आते हैं, सूचर एंकर्स आते हैं, सूचर एंकर विद टेप आते हैं, जिससे कि हम इसके मोबिलाइज करके वापस अपनी जगह लेके आते हैं और हम इसे फिक्स करते हैं ह्यूमरस के हेड के साइड में। इसमें दोस्तों पहले जमाने में होता था कि इसमें सिंगल रो रिपेयर करते थे, फिर ये आया कि सिर्फ एक रो रिपेयर यानी कि मीडियल रो रिपेयर करने से रिजल्ट्स कई बार अच्छे नहीं आ पाते थे, तो हम इसमें फिर डबल रो करना शुरू किए। डबल रो में यूजली एक एंकर लगती है मीडियल साइड, एक और एंकर इसमें लगती है लैटरल साइड बाहर की तरफ। लैटरल रो एंकर का मेन मकसद होता है मीडियल रो एंकर के फुटप्रिंट को एंड जो टेंडन आपके बोन के ऊपर लगी है इसे प्रोटेक्ट करना, ताकि ये आगे से इसमें संभावना बहुत कम हो जाए कि ये उखड़ के दोबारा दूर चली जाए। तो दोस्तों डबल रो रोटेटर कफ रिपेयर इज नाउ कंसिडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर रोटेटर कफ कंप्लीट टियर एंड ये दूरबीन से सर्जरी होती है। इसके बाद 4 से 6 हफ्ते का रेस्ट कराते हैं हम लोग। इसके बाद कुछ फिजियोथेरेपी एक्सटेंसिव रिहैब चलती है एंड आप अगेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4 से 6 महीने के ड्यूरेशन में आपका शोल्डर बिल्कुल पेन फ्री हो जाती है एंड आप हाथ उठा पाते हो इस पे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। रोटेटर कफ टियर के लिए आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम इस पे जरूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। Do like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.